हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन रावत आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेकर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के बारे में है। इससे पहला जो वीडियो हमने स्टडी किया था वो किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव पे, और उसमें हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो एस और एस का प्रयोग किया जाता है वर्ब पे, वो हमेशा एक वचन कर्ता के वर्ब पर ही होता है। कि जब कभी कोई वर्ब एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति या किसी एक नाउन के साथ में प्रयोग करते हैं किसी वर्ब को, तो वहां पर हम वर्ब में क्या लगाते हैं, एस और एस का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन कर्ता के वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस हो, तो उस वर्ब के अंत में ई एस का प्रयोग करते हैं। और जो अन्य एक वचन कर्ता होते हैं जिनके वर्ब का अंत में क्या होता है, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस का प्रयोग नहीं होता है या नहीं आते हैं, उनके पीछे एस का प्रयोग करते हैं। जबकि बहुवचन में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा था जो अकेले लोग होते हैं उनको मदद चाहिए होती है, इसलिए उनकी मदद करने एस और एस आते हैं। जबकि ज्यादा लोगों को मदद नहीं चाहिए होती है, इसलिए उनकी मदद करने के लिए एस और एस नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे वे गाना गाते हैं तो दे सिंग ए सॉन्ग हो गया, यहाँ पर एस और एस का प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो क्या है, बहुवचन है, इसलिए एस और एस नहीं है। जबकि वह गाना गाती है, यहाँ पर सिंग पे एस लग गया, क्योंकि सिंग क्या है, सिंग वर्ब है, दोनों वर्ब एक ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंग है ये एक वचन के साथ बहुवचन के साथ यूज किया गया, इसलिए एस और एस का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर जो शी है, यहाँ पर भी क्या है, सिंग है, लेकिन ये जो सिंग है किसके साथ यूज हुआ है, एक वचन के साथ में, इसलिए इसके वर्ब पे क्या लगेगा, एस और एस। अब ई एस कब लगता है, जब ये होते हैं सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस, इनमें से कोई नहीं है इसलिए क्या लगा, एस। और अगर इनमें से कोई होता तो क्या लग जाता, ई एस। जैसे हम बोलते कि वह जाती है, हो जाता शी गोज, यस लग गया, क्योंकि एक वचन करता है, एक वचन करता है कि वर्ब पे क्या लगेगा, एस और यस, अंतिम अक्षर क्या है, ओ, और अगर ओ इनमें से इसलिए क्या लगा, ईएस। थोड़ा रेफरेंस हो गया होगा। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस पे, कि जब हम निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे। अब जब निगेटिव सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो निगेटिव का सूत्र होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस साथ में क्या आएगा, नॉट भी आएगा, सॉरी, ठीक है, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू और डज, प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे वर्ब पे एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो निगेटिव के लिए जो सूत्र है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, फिर नॉट को लिखा जाता है, फिर वर्ब को लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जबकि अफर्मेटिव का सूत्र क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। अब देखिए निगेटिव में क्या हो रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब उसके ठीक बाद क्या जा रहा है, नॉट आ जा रहा है, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट के साथ प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा था, प्लस वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग रहा था, एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए था, अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग रहा था, एस और ई एस, जबकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। यहां अफर्मेटिव में क्या हो रहा था कि एक वचन कर्ता के वर्ब पर एस और एस का प्रयोग हो रहा था, जबकि यहां पर निगेटिव के सेंटेंसेस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए सपोज सेंटेंस है कि वे, ठीक है, गाना नहीं गाते हैं। अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक वचन होंगे और एक बहुवचन होंगे। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, अगर हमारा कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, कर्ता, अगर हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है, मतलब एक ही है। एक वचन कौन होता है आपके, ही, शी, इट या कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। तो अगर वो हमारा सब्जेक्ट कोई एक है, सिंगुलर है, तो हमेशा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डज। ये जो हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र कर रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी यूज की जाएगी, डज। और अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो बहुवचन होगा, क्या होगा, बहुवचन। बहुवचन कौन है यहाँ, आई, वी, यू, दे या मोर देन वन, एक से ज्यादा जो होंगे हमारे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बहुवचन होंगे। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, करता है, वो इनमें से या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, बहुत सारे हैं, तो वो क्या होंगे, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी यूज होगी,
वो होगी डू। पर फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये अफर्मेटिव में आ रहा था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वहां अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आएगी। अब मैंने बताया था वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या कर रहे थे हम, उसके बदले किसका प्रयोग कर दे रहे थे, एस और यस का। एक वचन को बता रहा था एस और यस, बहुवचन को बता रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर वर्ब पे एस और एस लगा हुआ है तो एक वचन करता है, अगर वर्ब पे एस और एस नहीं लगा हुआ, केवल फर्स्ट फॉर्म है, तो वो बहुवचन करता है। अब क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर हर स्थिति में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है, चाहे एक वचन भी है चाहे बहुवचन है, फर्स्ट फॉर्म है। तो कैसे पता चलेगा एक वचन बहुवचन का, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब से हमें यह भी पता चलेगा कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डस का, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो हम प्रयोग करेंगे डू का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर वो जो सॉरी जो आपका एस और यस था वो कहां चला गया। भाई कोई चीज जब एक बार एग्जिस्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो फिर अपनी जगह लेगी, उसके बाद वो कहां चले गया, मतलब हमने उसे कहां रिमूव कर दिया, तो वो एस और एस कहीं कहीं गया नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों दोनों क्या है, डू है, दोनों के दोनों क्या है, डू है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ट्रिक बता रहा हूं आपको समझने के लिए, याद करने के लिए। इसमें ये नहीं है कि आपने पहले इंग्लिश पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो मैं बहुत एक साधारण तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये भी डू है, ये भी डू है। अब देखिए वहां वर्ब में क्या लग रहा था, एस और ईएस लग रहा है, वर्ब में क्या लगा हुआ, देखो यहां पे लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब देखिए कि ये जो एस और ईएस है ये किसका था, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़े। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि जो एस और ईएस का प्रयोग हम कर रहे थे वो कर रहे थे किसके साथ में, एक वचन के साथ में, ठीक। अगर हमारा वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो रहा था, सी एच एस एच ओ एक्स और एस एस था तो ईएस लग रहा था, अगर इनके अलावा था तो एस लग रहा था एक वचन कर्ता के वर्ब पर, और बहुवचन में नहीं लग रहा था। यहां पे देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो वहां पर भी क्या बताया था मैंने आपको कि जब जो लोग अकेले होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए कौन आते हैं, एस और यस आते हैं काम में मदद करने के लिए, ठीक है। और जो बहुवचन होते हैं क्योंकि ज्यादा है तो उनकी मदद करने के लिए एस और यस नहीं आते हैं। यहां पर देखिए यहां पर भी क्या है, क्योंकि जो ये डू और डज है ये भी हेल्प करने आए, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की हेल्प करने वाले। देखो बहुत इजी है समझने में, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब नाम से स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वर्ब की हेल्प करने वाला, वो चीज जो वर्ब की हेल्प करती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या मदद करती है, एक तो मदद करती है क्या बताने में, कार्य की स्थिति, क्योंकि इंडेफिनिट में ही डू डज लगेगा और जगह कहीं नहीं लगता, इसका मतलब इंडेफिनिट अनिश्चितता को दिखाएगा। दूसरी हेल्प करता है किसको बताने में, आपका प्रेजेंट को बताने में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, डू डज आएगा। और तीसरा हेल्प करेगा ये कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, हम डू डज से भी पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्प करती है वर्ब क्या बताने में कि समय कौन सा है, ठीक है, समय की स्थिति क्या है, दूसरा कार्य की स्थिति क्या है, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो उसका प्रकार क्या है। देखिए कैसे, अगर हम डू बोलेंगे या डज बोलेंगे तो इसे एक चीज पता होगी कि जो डू डज है ये प्रेजेंट को दिखाता है, क्योंकि प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये दिखाता है कि ये इंडेफिनिट है, क्योंकि इंडेफिनिट में ही एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है डू डज। और तीसरा ये दिखाता है किसको, सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट अगर डज लगा होगा, अगर डज लगा होगा तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और अगर डू लगा होगा तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो हम अगर हमारे सामने सब्जेक्ट नहीं है, मिट गया सब्जेक्ट, और अगर हमने डू डज पढ़ लिया तो हम उससे भी लगा लेंगे कि डज आया हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट पक्का कौन रहा होगा, एक वचन, और डू लगा हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन रहा होगा, बहुवचन। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो दोनों के दोनों क्या है, डू हैं, ठीक है। एक डू हो गया आपका सिंगुलर का, एक वचन का, दोनों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोनों के साथ में, एक डू हो गया बहुवचन का, ठीक। लेकिन क्योंकि एक वचन के साथ वर्ब में क्या लग रहा था, एस और ईएस, और वो किस में लग रहा था, किस में हेल्प कर रहा था, वर्ब में हेल्प कर रहा था। यहां पर ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्प करना है। तो वो जो एस और ईएस है वो हेल्प के रूप में कहां, क्योंकि हेल्प कौन कर रही है, ये लोग कर रहे हैं ना, तो वो हेल्प भी तो यहीं शिफ्ट हो जाएगी, तो हेल्प कहां हो जाएगी, यहां शिफ्ट हो जाएगी डू के साथ में, और वो क्या हो जाएगी, एस या ईएस, यहां पर से एक शिफ्ट होगा, क्योंकि एक ही आ सकता है ना, ये तो एस आएगा या ईएस आएगा, दोनों तो आएंगे नहीं। ये तो आपने देखा होगा कि एक वाक्य में
एक ही आ सकते हैं, तो एस आएगा या ई एस आएगा। तो वैसे भी हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक ही को ला सकते हैं। अब देखिए क्या बताया था कि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, अगर सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है और एस एस है तो क्या लगेगा, ई एस। इस डू का अंतिम अक्षर क्या है, एक वचन का जो हेल्पिंग उसका अंतिम अक्षर क्या है, ओ, इसलिए क्या लगेगा, ई एस। समझ रहे हैं आप, तो ध्यान दे रहे होंगे। तो अगर इसको क्या करते हैं, डू प्लस ई एस इज इक्वल टू डज, डू प्लस ई एस इज इक्वल टू डज। ई एस किसका था, एस और ई एस किसका है, एक वचन का, तो किस डू पे लगेगा ई एस, एक वचन के डू पे या बहुवचन के डू पे, जो ई एस लगेगा वो एक वचन के डू पे लगेगा। तो जब एक वचन के डू पे हम ई एस को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, डज। तो डज किसका हुआ, एक वचन का बहुवचन का, एक वचन का, ठीक है। और क्योंकि डू पे हम पहले भी एस और एस नहीं लगा रहे थे, तो अभी भी नहीं लगाएंगे, एस और एस का प्रयोग यहां पर नहीं होगा क्योंकि पहले भी नहीं हो रहा था, यहां पे होगा क्योंकि यहां पे पहले भी हो रहा था, ठीक है। लेकिन चॉइस हमारे पास एक ही, हम एक ही को ले सकते हैं एस और एस में से, इसलिए हमने किसको लिया, ई एस को। हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, देखिए ये रूल कह रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, ओ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी बेसिकली वर्ब होती है, वर्ब का ही प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सहायक क्रिया भी किसका प्रकार है, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रकार है, क्रिया का ही प्रकार है। तो हमने क्या किया, उसका अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और जब ओ होता है एक वचन करता है वर्ब का अंतिम अक्षर, तो वहां क्या लगा देते हैं, ई एस। ये रूल है, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस होगा तो क्या लगता है, ई एस लगता है। इसलिए डू पे क्या लगा, ई एस, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सर इसमें डू पे एस क्यों नहीं लगा, तो क्योंकि डू का अंतिम अक्षर ओ है इसलिए ई एस लगा, और क्योंकि एस और एस जो होते हैं वो किसके होते हैं, एक वचन के होते हैं, इसलिए डज भी किसका होगा, एक वचन का। तो ये आप दिमाग से भी मतलब रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, क्योंकि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अगर रटेंगे आप तो भूल जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों होगा, ई एस ही क्यों लगा, एस क्यों लगा, तो उसका मैंने आपको कारण बता दिया कि ई एस का हम प्रयोग क्यों करते हैं। और वेरी ऑब्वियस है कि डज का प्रयोग हम एक वचन में ही करेंगे, बहुवचन में नहीं करेंगे, क्योंकि बहुवचन में पहले भी एस और एस नहीं आता था। तो समझ होंगे शायद आपकी, जो एक वचन है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, डज का, और बहुवचन में किसका प्रयोग करेंगे, डू का। शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे हमें एक चीज निकल के आई कि क्या होगा, कि जो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वहां पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नंबर, सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा डू का। क्लियर, तो डू हो गया आपका प्लूरल के लिए, डज हो गया आपका सिंगुलर के लिए। अब आ गया नॉट। मैं अभी सूत्र समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आप किसी को पढ़ाओगे, किसी को समझाओगे, तो क्योंकि सीखने का तात्पर्य तब फायदेमंद होता है जब आप किसी को सिखा भी सको, और आपको इस तरह से समझना कि आप किसी और को भी सिखा सकें, और उसे, उसके अगर बैकग्राउंड इंग्लिश की नहीं है तो वो बहुत इजीली, और जो साधारण तरीका होता है जिसको घरेलू तरीका भी कह सकते हैं, बहुत इजीली इसको समझ भी पाए। अब देखिए नॉट की लोकेशन, नॉट की लोकेशन हमेशा क्या है, सब्जेक्ट के बाद नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो इसका मतलब जो नॉट होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ये चीजें होती समझने वाली। जब भी आप किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं किसी भी टेंस में, तो किसी भी टेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो हमेशा जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं। क्लियर। अब इसको ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा, अगर मैं इसको थोड़ा, इसको फिल्मी तरीके से समझाऊं, फिल्मी तरीके से देखिए, यहां पे दो कैरेक्टर है, एक है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करता, लीड कर रहा ना, लीड कौन करता है हमेशा, हीरो। लीड कौन करता है, हीरो लीड करता है, ठीक है। और वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हीरो लीड करता है, ठीक है, और वो हमेशा, हीरो कैसा आदमी होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक काम करता है, लीड करता है। और नॉट, निगेटिव कैरेक्टर कौन है यहां पे, नॉट, ये कैसा कैरेक्टर है, निगेटिव। अब ये बताइए आप कि यहां पर दो कैरेक्टर है, एक हीरो और एक कौन है, नॉट, विलेन है। तो इसको हीरो कह सकते हैं, इसको विलेन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये विलेन है तो ये क्या आएंगे, आमने सामने का, तो उनका झगड़ा होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो निगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा क्या लेके चलते हैं, प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। उनको क्या, जैसे आपने मूवीज देखी होंगी तो मूवीज में आपने देखा होगा कि जब, जैसे आपने अगर उसको भी देखा होगा, मैं थोड़ा रामायण और महाभारत एग्जाम्पल दूं आपको, तो रामायण के अगर आपने देखी होगी तो रामायण में क्या हुआ था, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने अपने जो युद्ध है वो खुद लड़े थे, हर जगह खुद ही गए थे, भले उनके साथ वानर सेना थे लॉर्ड, लेकिन जो युद्ध भी जितने भी आपने देखे होंगे सब में वो शामिल थे, और सबकी उन्होंने पहल की और उन्होंने खुद लड़े, भले उनकी हेल्प वानरों की। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से रावण को देखें तो रावण ने अपने युद्ध खुद नहीं लड़े, अपने पहले अपने भाइयों को यूज किया,
फिर अब मतलब अपने बेटे को यूज किया, भाई को यूज किया, बहन को यूज किया, और भी जितने थे सबको यूज किया। जब सब मारे गए उसके बाद वो खुद आया। तो जो रावण था वो अपने भाइयों या बेटों या बहन के पीछे छुप के रहा, प्रोटेक्शन में रहा। निगेटिव कैरेक्टर था ना। राम लक्ष्मण हीरो थे, वो कैसे थे, पॉजिटिव कैरेक्टर थे, इसलिए वो इनिशिएट किया, वो आगे रहे। तो जो नकारात्मक लोग होते हैं वो हमेशा किसी की शैडो में जीते हैं, छाया में जीते हैं, और अपने आगे थोड़ा प्रोटेक्शन लगते हैं, सुरक्षा रखते हैं कह सकते हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है। उनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ काफी लोग होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि गलत काम के खिलाफ लोग होंगे, तो अपने साथ क्या रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये इनकी सुरक्षा भी करती है, किसकी, नोट की। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो फ्लीट होती है जब भी कोई जाता है तो सुरक्षा हमेशा कहां रहती है, आगे से या पीछे से। अब आप कहेंगे सर सुरक्षा आगे भी रहती है पीछे भी रहती है, सेम टेंस में वैसे ही होगा, मैं आगे बताता रहूंगा आपको इस तरह की ट्रिक। क्योंकि यहां पर, क्योंकि ये क्या है, इनके साथ सुरक्षा कम है, तो वो सुरक्षा आगे रहेगी या पीछे रहेगी। अगर कोई जा रहा है फ्लीट में और कोई जा रहा, तो फिर सुरक्षा कहां रहेगी, उसके आगे रहेगी पीछे, आगे रहेगी। तो वैसे ये जो नॉट है ये अपनी सुरक्षा कहां रखते हैं, अपने आगे, क्योंकि उनके आगे कौन खड़ा है, सब्जेक्ट, हीरो। ये हीरो उनको कभी भी अटैक कर सकता है नॉट को, इसलिए ये जो नॉट है ये अपने बचाने को लिए अपने आगे किसको रखता है, अपने हेल्पिंग वर्ब को, अपने से आगे हेल्पिंग वर्ब रखता है, ताकि उसकी क्या हो जाए, सुरक्षा हो जाए। तो जिस तरह से फिल्मों में विलेन कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, अपने जो उसके सहयोगी होते हैं उनके पीछे छुप के आता है, उसी तरह से टेंस में भी नॉट कभी अकेले नहीं आता है। टेंस में भी नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे छुप के आता है। शायद क्लियर होगा। जिस तरह से फिल्मों में विलेन कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा अपने सहयोगी के पीछे छुपा रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, उसी तरह से टेंस में भी नॉट कभी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे रहेगा, आगे कभी नहीं आएगा। क्लियर हो गया आपको। तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, हीरो। हीरो हमेशा इनिशिएट करता है, इसीलिए जो इनिशिएटर होता है वो हमेशा हीरो होता है, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था मैं अकेला ही चला था मंजिले सफर, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आपको शुरुआत अकेले करनी होती है, फिर लोग आपके साथ जुड़ते हैं। इनिशिएटर है हीरो, इसीलिए वो हीरो है। आगे लंबा नहीं खींचते हैं इस बात को, तो वे समझ गए होंगे शायद। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद विलेन आ गया, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए वे गाना नहीं गाते हैं, इस सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। इसको अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे के साथ डू आएगा, डज आएगा। तो क्या है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा, प्लूरल नंबर है तो डू आएगा। वैसे भी देख लीजिए क्या लगा हमने, क्या लगा दिया, डू लगाया। अब हम इसके पीछे एस और एस लगेगा, नहीं लगेगा। एस और एस किसका था, एक वचन। ये एक वचन है, बहुवचन है, दे बहुवचन है ना, तो इसका मतलब यहाँ एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस क्या आएगा, नॉट। जाने का कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का। सिंग बताया था वर्ब के अंत में, हिंदी वाक्यों के जो अंत में आता है वो वर्ब होती है, सिंग। यहाँ पर एस और एस आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। जब बहुवचन होता है एस और एस का कोई मतलब ही नहीं होता उनसे, ठीक है। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी को एक वचन में देखिए, वह गाना नहीं गाता है। वो लड़का है इसलिए ही, अगर वो गाती होता तो शी हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब सूत्र मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं, देखिए हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। यहाँ पे क्या आएगा, डज। क्यों आएगा, क्योंकि डू है, ही क्या है, एक वचन, डू का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, इसलिए क्या लग गया, ईएस बन गया डज। डज एक वचन का हो गया। उसके बाद ऑब्वियस क्या आएगा, नॉट, हीरो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर विलन आ गया, सीइंग। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ का एस और एस कहाँ गया, तो जो ये सीइंग्स हो रहा था एस और, अगर ये अफर्मेटिव होता तो सीइंग्स लगता है, एस और एस के तौर पर एस तो नहीं लगता, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है, जी। तो यहाँ पे क्या लगता है, एस लगता है। लेकिन क्योंकि ये जो एस और एस है हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, ये शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे, और हेल्पिंग वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, ओ, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, ईएस। अब देखिए यहाँ पर क्या लगता है, एस, लेकिन क्योंकि एस और एस किस पे शिफ्ट कर दिए गए, हेल्पिंग वर्ब एक साथ आगे, जो हेल्प करने वाले लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, डू। अब यहाँ क्योंकि डू का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, इसलिए क्या लग गया, ईएस। तो ये एस और एस हट जाएगा। तो देख, क्योंकि जब ये यहां शिफ्ट हो गया तो अपना भी वहां नहीं रहेगा भाई। कोई अगर बच्चा यहाँ पे बैठा हो, उसको हमने हटा के यहाँ बैठा दिया तो जगह खाली हो जाएगी। तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, बहुत इजी है, शायद समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको।
हम अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखिए, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम की इंग्लिश सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। वी अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, ठीक है। एस और एस क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है। वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। अब अगर हम इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम की इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब क्योंकि निगेटिव से क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है, तो क्या आएगा? डू। एस और एस के पीछे नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है, इसलिए। ऑब्वियस उसके बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नॉट कभी भी हीरो के सामने नहीं आता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पीछे छुप के आता है। नॉट। उसके बाद स्पीक इंग्लिश। दोनों तरह से बता दिया मैंने आपको। अफर्मेटिव, हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे इसको एक वचन में देखिए, अगर हम एक वचन में बनाते तो क्या होता है? वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। लड़की है तो शी, सी नहीं होता, शी होता है, शी, शी। उसके बाद क्या होगा? अंग्रेजी बोलती है, कार्य कौन सा रहा? बोलने का। बोलने क्या बोलता है? स्पीक। अब क्योंकि स्पीक, अब क्योंकि सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, तो जब अफर्मेटिव है तो क्या होगा? वर्ब पे क्या लगेगा? एस और एस, हेल्प आएगी। अब क्या आएगा? वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है? के। अगर क्या होता है? सी एच होता है, एस एच होता है, ओ होता है, एक्स होता है, एस एस होता है, तो क्या लगता है? ई एस लगता ना। लेकिन अंतिम अक्षर क्या है? के। सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, इसलिए क्या लगेगा? एस और एस में से एक लगेगा, क्योंकि के है इसलिए क्या लगेगा? एस। शी स्पीक्स इंग्लिश। आप इसी का हम निगेटिव बना रहे हैं, तो क्या जाएगा? वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। देखिए, वह, शी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज में से कहना, तो क्या आएगा? डज, क्योंकि करता क्या है? एक वचन, डज आएगा। उसके बाद ऑब्वियस क्या आएगा? नॉट। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, देखिए, सब्जेक्ट वह, डू डज में से क्या है? तो डज आया, एक वचन है। उसके बाद क्या आ गया? नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। अब आप बोलेंगे एस और एस कहां गया? एक वचन होता है, एस और एस आता था, ये जो एस टी एस और इसका शिफ्ट हो गया, ये जो एस था ये कहां आ गया? यहां। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ईएस लगा हुआ है, ईएस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ अंतिम अक्षर क्या था? ओ, इसलिए क्या लगा? ईएस। ठीक है, तो अपना भी जब यहां से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा तो वहां खाली जगह हो जाएगी। डज नॉट स्पीक इंग्लिश। शायद समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आपको इस तरह से जो आपका डेली रूटीन होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको इनको याद करना है तो उसका तरीका है कि आप क्या करें, जो दिनचर्या होती है आपकी सुबह से लेकर शाम तक जो आप करते हैं उसके सारे सेंटेंसेस बोल। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। फिर उसी का नेगेटिव बनाइए, मैं सुबह 4 बजे नहीं उठता हूँ, आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। फिर आपने कहा कि वह सुबह 4 बजे उठता है, ही गेट्स अप। अब क्या हो जाएगा? गेट्स अप, क्योंकि एक वचन है इसलिए गेट पे क्या लगा? एस लग गया। ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। वो सुबह 4 बजे नहीं उठता है, ही डज नॉट। ही डज क्यों आया? क्योंकि वह एक वचन है, एक वचन में क्या था? डज। ही डज नॉट गेट अप, गेट्स नहीं होगा, एस कहां लग गया? डू पे, इसलिए क्या बन गया? ई एस। ही डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। उसका फिर आपने कहा कि मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक द वाटर। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स द वाटर। एक वचन है तो क्या लग जाएगा? वो पे एस, क्योंकि अंतिम अक्षर के है। फिर मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक द वाटर। वह पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक द वाटर। अब ड्रिंक्स नहीं होगा क्योंकि एस शिफ्ट हो गया डू पे, इसलिए बन गया डज, इसलिए वहां ड्रिंक ही रहेगा। फिर आपने कहा कि भाई मैं चाय बनाता हूं, आई कुक द टी, आई मेक द टी। अब मैं चाय नहीं बनाता हूं, आई डू नॉट मेक द टी या कुक द टी या प्रिपेयर द टी। फिर वह चाय बनाता है, ही कुक्स द टी, प्रिपेयर्स द टी या मेक्स द टी। वह चाय नहीं बनाता, ही डज नॉट कुक द टी, मेक द टी या प्रिपेयर द टी। फिर आपने कहा मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं नहीं नहाता हूं, आई डू नॉट टेक बाथ। वो नहाता, ही टेक्स बाथ। ई लगा है, एस लगेगा, अंतिम अक्षर ई एस, ही टेक्स हो जाएगा, एक वचन है। अब वो नहीं नहाता, ही डज नॉट। डज क्यों है? एक वचन है, नॉट ऑब्वियसली उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब पर टेक बाथ। फिर आपने कहा कि मैं
तैयार होता हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। ठीक है, अब मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं होता हूँ, आई डू नॉट गेट रेडी फॉर द स्कूल। वो स्कूल के लिए तैयार होता है, ही गेट्स रेडी फॉर द स्कूल। वो स्कूल के लिए तैयार नहीं होता, ही डज नॉट गेट रेडी फॉर द स्कूल। क्लियर हो गया? शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो होगा वो हम तैयार करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव फर्स्ट, जो क्या से शुरू होते हैं। थैंक यू वेरी मच।